नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे पैसों की लेन देन, पुलिस की हरेसमेंट और प्राइवेट लोन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट थी कि इस तरह की केसेस जो है लोगों में काफ़ी हो रहे हैं और इससे हर समाज के लोग परेशान हैं कि आखिर में पैसे भी जाते हैं, पुलिस के डंडे भी मिलते हैं, कोर्ट कचहरी भी करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इनसे जानेंगे कि जो पैसे का लेन देन होता है, जैसे कोई प्राइवेट पर्सन आके बिजनेस के बहाने या कोई लालच दे के आपसे पैसे ले लेता है, उस समय क्या करना चाहिए, और पैसे तो दे दिए उसके बाद फिर पुलिस से किस तरह से ये करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। तो सर आपका स्वागत है एक बार। धन्यवाद सर। तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए सर कि जो पैसे का हेर फेर, पैसे का लेन देन और कहीं गलत ट्रांजेक्शन कुछ हो गया तो उसके बाद पुलिस का भी कॉल आउट नोटिस वगैरह आते हैं, तो ऐसे में किस तरह फेस करना चाहिए लोगों को। ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि हर साल हर लोग इस तरह से केसेस में परेशान हैं जी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट विषय है जिसके ऊपर आज आपने मुझे बोलने के लिए आदेश किया है जी। लेकिन इसमें ऐसा है सब, ये जो है इसको मैं पैरेलल रिकवरी अवस्था बोलूँगा, पैरेलल रिकवरी सिस्टम बोलूँगा। मतलब आपने आज किसी को लोन दिया और वो लोन आपका रिकवर नहीं हो रहा है, तो आज आप कोर्ट में जाने की जगह पर आज आप उसके दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको रिकवर करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है, आपका खुद का भी हरेसमेंट है और जो सामने वाला जिसने आपसे लोन लिया है उसका भी हरेसमेंट होता है। तो क्या ये अवस्था, आज ये व्यवस्था क्यों हुई है? देखिए, पहले जो व्यवस्था थी, अभी भी जो व्यवस्था है कि भाई लोन आपने लिया और कोर्ट से रिकवरी की पद्धति जो है उसमें एक आदमी को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इतने मैटर हो चुके हैं रिकवरी के। चाहे आप चेक बाउंसिंग के केस कह लीजिए, चाहे समरी सूट कह लीजिए, या वैसे रिकवरी के पैसे मतलब जो सूट फाइल किए हुए हैं, तो उसमें कोर्ट के आज 6-6, 7-7 साल लग रहे हैं। तो उसको शॉर्टन करने के लिए लोगों ने नए रास्ते अपना लिए। पहले ये भाईगिरी के थ्रू करते थे, अब भाईगिरी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, तो इसलिए जो है ये पुलिस में कंप्लेंट करके एक सिविल ट्रांजैक्शन को भी क्रिमिनल ट्रांजैक्शन का रूप देके पुलिस मैकेनिज्म को यूज करके ये लोग दमदाटी करके और उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देनदार को भी तकलीफ है और लेनदार को भी तकलीफ है। अब सबसे पहली बात यह है, जब आप किसी व्यक्ति को लोन दें, जो आपको पर्सनल लोन दें, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक इंडिविजुअल आदमी जिसके पास मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं है वो किसी को लोन नहीं दे सकता जी। आप किसी को फ्रेंडली लोन दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंडली लोन भी क्या होगा, साल में किसी एक आध आदमी को दिया, लेकिन आप इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं लोगों को। आपके पास कैश है, आपने दूसरे आदमी को दे दिया इंटरेस्ट पे, अब आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, वो रिकवर हो ही नहीं सकता कानूनन, तो आप गैर कानूनी रास्ता ही अपनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ केसेस में हमने क्या देखा है कि 8-8, 9-9 साल पुराने जो ट्रांजेक्शन हुए, जैसे किसी ने किसी से लोन लिया जी, 8-9 साल पहले लोन लिया, अब वो टालते 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 आज 9 साल हो गए उस चीज को, तो अब वो कोर्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि लोन रिकवरी के लिए, पैसे के रिकवरी के लिए जो आपको दावा फाइल करना है कोर्ट में, वो 3 साल के अंदर अंदर करना है। आपके 9 साल हो गए, तो अब 6 साल का डिले आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कोर्ट को? तो वो हो नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि इस आदमी ने मेरी फसवणुक करी, इसने मुझे लोन बता दिया, जो 420 का उसमें मनाते हैं। अब उसमें क्या है, पुलिस के पास अर्जी आई तो पुलिस को तो अर्जी लेनी है, तो पुलिस क्या करती है कि कई बार आपको मैं ये भी बोलता हूँ कि आप जब भी लोन के मैटर्स में पुलिस के पास जाएंगे तो 95% ऑफ द टाइम पुलिस क्या कहती है कि भाई ये तो आपका सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाइए, ये चेक बाउंसिंग का कोर्ट में जाइए। लेकिन फिर क्या है, लोकल कॉर्पोरेटर को पकड़ा, डीसीपी साहब को पकड़ा, सीपी साहब को पकड़ा, इधर से प्रेशर डाला, उधर से प्रेशर डाला, वो चिट्ठी जो है सीपी ऑफिस से या डीसीपी ऑफिस से या एसीपी ऑफिस से मार्क करवा के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। अब क्योंकि बड़े अफसर की उसमें नोटिंग है कि भाई इसको कायदेशीर कार्रवाई करी जाए, वो ये नहीं कहते कि इसके नाम पे एफआईआर कर दो, वो इतना लिखते हैं कायदेशीर कार्रवाई कर दो। तो कायदेशीर कार्रवाई में फिर वो क्या करते हैं, आपको नोटिस देके बुलाएंगे। अब जैसे ही आपको नोटिस देके बुलाएंगे तो वो आपको मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले आपको बैठने के लिए नहीं कहेंगे, आपको बार बार
आज आना, कल आना, परसों आना, जो मतलब harassment। जो तरीके हैं पुलिस के, उसके बाद जो है हो सकता है 1-2 बार आपके साथ अभद्र व्यवहार भी करें। फिर जब आप मनोबल आपका टूट जाएगा तब वो आपको समझाएंगे कि भाई तुम्हारे खिलाफ FIR हो सकती है, ये हो सकता है, सेटल कर लो मैटर। तो उसमें जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा सेटलमेंट। तो अब उसमें क्या है, जिन लोगों का रियल इशू है, एक तो ये आपने किसी के पैसे लिए तो आपको देने भी चाहिए। बिल्कुल, ये तो गलत बात है कि आप किसी के पैसे लेके आप मत दो, पर वो भी तो कहीं से लाया है जी, तो ट्रांजैक्शन ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कुछ लालच में आपको दिया है। हाँ, अब लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो जेन्युइन केसेस हैं, भाई वो किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें आपको, अगर आपको पुलिस का कभी टेलीफोन आता है कि भाई आपके खिलाफ एक अर्ज आई है, एप्लीकेशन आई है, अर्ज आई है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जिस समय बुलाएं आप वहां चले जाइए, आपको उनके तरफ से एक नोटिस मिलता है, और नोटिस मिलने के बाद आप वहाँ चले जाइए, आपका जो भी बयान है आप वहाँ दर्ज कराइए। थोड़ा बहुत हरेसमेंट तो देखिए हर पुलिस स्टेशन में होगा, वो आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, आपने अनऑथराइज तरीके से लोन लिया है। जी। उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन में कुछ क्रिमिनलिटी है, तो वो आपके ऊपर 420 का गुनाह दर्ज करेगी। जिस समय पे वो गुनाह दर्ज करेगी उस समय भी आपको सेक्शन 41A ऑफ CRPC में एक नोटिस आएगा। पहले के जमाने में क्या था कि पुलिस के पास FIR हुई और पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन एक आदेश कुमार करके जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 41A का व्याख्या दी गई थी। 41A के हिसाब से 7 साल से कम जो जुर्म है, जिसमें 7 साल से कम की सजा हो सकती है, पुलिस डायरेक्ट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। उनको पहले आपको 41A का नोटिस देना है। नोटिस में उनको ये कहना है कि आप कोऑपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन में। जब तक आप कोऑपरेट कर रहे हैं, जब तक आप ट्रू डिस्क्लोजर कर रहे हैं, वो आपको अरेस्ट नहीं करेगा। अगर उसको अरेस्ट करना भी है तो उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि भाई ये रीजन की वजह से मैं अरेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो वो कर नहीं सकता। लेकिन विवेक जी, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सा। हाँ जी सर। कि आप आरोपी की तरफ से बात कर रहे हैं जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस उसको FIR दर्ज करने के बाद भी उसको नहीं कुछ कर सकती, तो इससे उनका और मनोबल बढ़ेगा। फिर आज इससे पैसा लिया है, कल उनसे लिया है, तो इसी तरह से तो चीटिंग करते जाएगा फिर वो। नहीं सर, मैं पहली चीज आपको ये बता रहा हूँ, मैं किसी आरोपी की तरफ से नहीं बोल रहा जी। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन और सिविल ट्रांजैक्शन में डिफरेंस बता रहा हूँ। सिविल ट्रांजैक्शन में सर क्या है, मैं आपसे लोन ले सकता हूँ, आप मेरे मित्र हैं, मैं बोल सकता हूँ कि सर आज मुझे जरूरत पड़ी, कुछ पैसा दे दो। अब इसमें मेरी कोई इंटेंशन खराब नहीं है आप कि मैंने आपसे पैसा लिया जी। लेकिन क्या है, दूसरी चीज है, मैंने आपको बोला कि गिरी साहब मेरे पास 1 करोड़ की जमीन है, आप उसे 50 लाख रुपए में ले लो क्योंकि ये लिटिगेशन में है। जमीन है नहीं और मैं आपसे 50 लाख रुपए ले बैठ गया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रिमिनल, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। लेकिन जैसे कई सिविल ट्रांजैक्शन है, सिविल ट्रांजैक्शन में भी रिकवरी करने के लिए आप पुलिस मैकेनिज्म को यूज करते हैं तो वो गलत है। लेकिन मैं जहां मैंने बात छोड़ी थी वहां से मैं आगे कर दूं। जब आपको 41A का नोटिस आए तब आप बेल में, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा आपको मतलब पुलिस की तरफ से डिफिकल्टी आ रही। नहीं तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, बिंदास होकर जाइए, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। खाली इतना ध्यान रखिए कि जो समन्स आपके पास आए हैं, जो नोटिस आपके पास आए, उस पर धारा 41A लिखा होना चाहिए, तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करते हैं तो उनको लगता है कि भाई अगर आपने जुर्म किया है तो वो चार्जशीट फाइल करेंगे। जिस समय चार्जशीट फाइल करेंगे उस समय आपको नोशनल अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाएंगे, वहां पे आप डायरेक्ट बेल ले सकते हैं। नहीं आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल में भी जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अब बात आती है सर लोन की। देखिए इसमें लालच बहुत बड़ा विषय है सर। बिल्कुल, मैंने विषय ही वही है। मैंने जैसे आपको बताया एक एक्ट है महाराष्ट्र मनी लेंडिंग एक्ट जी, उसमें आप मुझे इंटरेस्ट पे लोन नहीं दे सकते, ये बाध्य है, इलीगल है, कोई कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा। तो आप के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है आप बैंक में डिपॉजिट करिए। आप कोई लोन देने वाले एजेंट थोड़ी हैं कि भाई मुझे लोन देना है, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं पैसा रोटेट करूं। अब क्या है, उसमें से 10 ट्रांजैक्शन में से 4 ट्रांजैक्शन आपकी फंस जाती हैं, क्योंकि 60% आपके ईमानदार हैं तो 40% आपके बेईमान भी हैं जो नहीं देंगे आपको पैसा। आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगा भाई मनी लेंडिंग लाइसेंस का है आपके पास, वो है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी को लोन इंटरेस्ट पे नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे मैंने आपसे लोन लिया, एक ट्रांजैक्शन मैंने आपके साथ करी साल में कि भाई गिरी साहब मुझे पैसा दे दो, तो आप मेरे मित्र होकर मुझे एज ए पर्सनल लोन आप मुझे दे सकते हैं, जो फ्रेंडली लोन बोलते हैं, इसको फ्रेंडली लोन दे सकते हैं। लेकिन जब आप मुझे फ्रेंडली लोन दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि मुझसे एक प्रोमिसरी नोट लिखवाएं
जिसमें लिखें कि भाई मैंने इतने पैसे आपसे प्राप्त किए और ये तारीख को ये पैसे मैं लौटाऊंगा। जी। चाहे पैसे कैश में प्राप्त किए, चाहे पैसे मैंने चेक से प्राप्त किए, या आपने मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन मतलब आरटीजीएस किया, एनएफटी के जो भी किया, जब तक मैं आपको ये लिख के ना दूं तब तक आप मुझे पैसा मत दीजिए। और इसमें 1 रुपए की जो रसीदी टिकट आता है वो लगाइए, साइन कीजिए, रेवेन्यू स्टैम्प जो आता है उसको लगा के उस पर साइन लीजिए, देनदार के भी और लेनदार के भी, और उसके साथ उसका आधार कार्ड की कॉपी और उसके पैन कार्ड की कॉपी लिखाएं। और जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आती है, उसमें आप डिक्लेयर करें कि फलाने आदमी को मैंने विदाउट इंटरेस्ट पैसा इसको दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए भी आप देते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना चाहते हैं तो बहुत जेन्युइन अमाउंट आप चार्ज कीजिए जो बैंकिंग इंटरेस्ट है। ये नहीं कि आप मतलब 10% दे दिए, 10% 20% दे दिया। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आप नहीं फंसेंगे। अब दूसरा मैं दर्शकों को ये भी बताऊंगा, सर लोन के चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं। आप देखिए आपके पास एक आदमी लोन मांगने के लिए आता है, पर्सनल लोन, कि भाई मैं दोस्त हूं तुम्हारा, मुझे लोन दे दो, तो आप सबसे पहले उसकी पेइंग कैपेसिटी भी तो देखिए। एक आदमी झोपड़ी में रह रहा है या रेंट पे रह रहा है, वो कहता है कि भाई मुझे वड़ा पाव की गाड़ी लगानी है, तो मुझे समझ में आता है 15-20 हजार रुपए का लोन, जेन्युइन लोन है, वो 15-20 हजार रुपए आपको दे देगा। लेकिन वही आदमी आपको ये कहेगा सर मुझे जो है 3 आठ नागा पे होटल खोलना है, मुझे 2 करोड़ रुपए उधार दे दो, और आप दोस्ती में 2 करोड़ रुपए उधार दे देते हो उसको, तो आपका उधार चाहे कैश में दिया या चेक से दिया, ये फंसना ही है, क्योंकि आपने उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं चेक करी जी। आप भावावेश में आके इमोशनल होके इस तरह के काम मत कीजिए। फिर क्या होता है, फिर आप पुलिस के चक्कर काटते हैं, या फिर मतलब आप कॉर्पोरेटर से मदद लेंगे, फिर आप प्राइवेट आर्बिट्रेशन जैसी चीज कराएंगे। तो ये जो पैरेलल व्यवस्था लोन रिकवरी की है ये बिल्कुल गलत है, इससे नुकसान होता है। तो इसमें करना क्या चाहिए लोगों को? इसमें दो चीज आह्वान क्या करेंगे लोगों को? मैं तो ये आह्वान करूंगा कि साहब देखिए, कोई भी मित्र आपसे लोन मांगने आए तो एक तो बिजनेस लोन उसे देने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, कोई भी आपके पास आए और आपको कहे कि भाई मेरे लिए श्योरिटी आप बन जाओ, मतलब श्योरिटी का मतलब कि मैंने बैंक से लोन लिया उसमें आप श्योरिटी की जगह पे साइन कर दो, तो बिल्कुल साइन मत करो साहब। क्योंकि जैसे ही आपने श्योरिटी के लिए साइन करा, अगर उसने ईएमआई देनी बंद कर दी या उसने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक आपके पीछे पड़ेगा। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। आप साफ मना कर सकते हैं, आप लोन लीजिए, कोलेट्रल रख के लीजिए, उनको बोलिए लोन लेने के लिए, क्यों आप ये कर रहे हैं। तीसरी चीज, जब आप किसी को लोन दे भी रहे हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने नातेवाईक को, तो इतना लोन मत दीजिए कि उसकी हैसियत से बियॉन्ड वो जाए। और अगर आप ऐसे किसी चीज में फंस चुके हैं देने वाले या लेने वाले की तरफ से, तो प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करिए। ये छुट भैया की तरह कि सर मैंने आज इसके थ्रू प्रेशर डलवा दिया और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो आपने कई जगह देखा होगा, कोर्ट नाकों जहाँ पे कोर्ट है उसके बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं, टाइपिस्ट, उनके पास आप जाते हैं, वो कुछ भी टाइप करके आपको देते हैं, कुछ कागज बनाते हैं, MOU बोलते हैं उसको, अंडरटेकिंग बोलते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। प्रॉमिसरी नोट होना चाहिए, उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए कि मैंने इतना पैसा आपसे ये तारीख को लिया है और मैं अगर लिखा हुआ है, हाँ, उसके बाद भी अगर वो नहीं दे रहा तब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, अगर मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट है, आपने किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिया और प्रॉमिसरी नोट आपके पास है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आपके फेवर में डिग्री देगा जी, जरूर देगा कि भाई इसको आप इतना पैसा दोगे। लेकिन आपने उसे 1 करोड़ रुपए दिया और वो आदमी के पास 10 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोर्ट जब्ती क्या करेगा? सिविल जेल में उसको कितने दिन रखेगा? बेल हो जाएगी? बेल नहीं होगी, सिविल जेल में बेल नहीं होती। हाँ। उसमें उतने दिन आपको काटना ही पड़ते हैं जितने दिन की आपको लिखी है। कितने सजा होती है उसमें? जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक सजा, जेल में रहोगे। अब आप एक लेटर लिख के दे दो, सर मैं तो दिवालिया हो गया, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूं कि देखिए, इसमें कोर्ट कचहरी से ज्यादा बचाव करने से की स्थिति क्या है, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव। ऐसे लोन मत दीजिए जो वापस नहीं कर सकता, जो बिल्कुल करीबी सगा संबंधी नहीं है, उसको लोन मत दीजिए और उसकी पेइंग कैपेसिटी दीजिए। अगर आपने लोन दिया है तो लोन के सामने एक पेमेंट शेड्यूल लीजिए, चेक्स लीजिए और दोस्ती यारी में इंटरेस्ट मत चार्ज कीजिए। मेरी आपसे यही विनती है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि आजकल जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होते हैं, प्राइवेट लोन होते हैं, उसी पर हम चर्चा करते हैं। इसमें काफ़ी लोगों के साथ लोगों को फंसाया भी जा रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं।
पैसे की रिकवरी नहीं हो पा रही है, इसमें पुलिस भी जो है पैसे दोनों पार्टी से खा लेती है। तो इन सबसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को मजबूत बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर तो होता ही है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।